जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं दीपांशु कुशवाहा एग्रीकल्चर एंड जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं सेल डिवीजन यानी कि माइटोसिस के बारे में। हम लोग आज के इस सेशन में समझेंगे कि सेल डिवीजन क्या होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डेली शाम को 8 बजे हम लोग डेली लाइव आते हैं और एकदम 0 to हीरो बनने की पूरी प्रैक्टिस करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम लोग उन बच्चों को भी टारगेट करते हैं जो बच्चे जेनेटिक्स को अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट मानते हैं कि जो एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा और कहने का मतलब सबसे कठिन सब्जेक्ट माना जाता है। उन बच्चों के भी दिमाग से इस बात का डर निकालने का काम करते हैं कि जेनेटिक्स जो है वो बहुत दुनिया का सबसे सरल सब्जेक्ट यदि कोई है तो वो आपका जेनेटिक्स है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि आप जेनेटिक्स में अपने आप को असहज महसूस करते हैं तो डेली शाम को 8 बजे हमारे साथ जुड़िएगा। आपके दिमाग से ये बात बिल्कुल निकल जाएगी कि जेनेटिक्स जो है वो दुनिया का सबसे सहज सब्जेक्ट है। इसी के साथ ही लेक्चर 5 में हम लोग यहां पर आज के सेशन में सेल डिवीजन के बारे में बात करने वाले हैं। सेल डिवीजन, जिससे पहले हम लोगों ने कुछ जेनेटिक्स के टर्म के बारे में बात की, कुछ हम लोगों ने मेंडल लॉ के बारे में बात की। तीसरे लेक्चर में हम लोगों ने कुछ आपके सेल की डिस्कवरी, सेल वॉल, सारी चीजों पर बात की। और चौथा जो आपका लेक्चर रहा उसमें हम लोगों ने कुछ अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल के बारे में चर्चा की। साथ ही साथ इसी श्रृंखला में बढ़ते हुए यदि हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 5 में, तो इसमें हम लोग सेल डिवीजन को पढ़ेंगे। चूंकि सेल को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, हमें पता है कि सेल आपका क्या होता है। सेल डिवीजन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि जब आपकी एक कोशिका होती है, वो कोशिका से 2 कोशिकाएं या फिर 4 कोशिकाएं किस तरीके से बनती हैं, इसको यदि हम लोग देखें तो ये जो है आपका एक पार्ट होता है सेल साइकिल का। सेल साइकिल को हम लोग सबसे पहले थोड़ी सी भाषा में सेल साइकिल को समझेंगे। और ये जो आपका सेल डिवीजन होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक आपका माइटोसिस होता है, दूसरा आपका मियोसिस होता है। तो माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, दोनों में क्या क्या विभिन्नताएं होती हैं, क्या वेरिएशंस होते हैं, क्या डिफरेंसेस होते हैं, इनको अलग अलग लेक्चर में हम लोग समझेंगे। तो आज का जो लेक्चर हमारा रहेगा वो आधारित होगा किस पर? माइटोसिस पर। किस पर आधारित होगा? माइटोसिस पर आधारित होगा। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आई होगी। सेशन में आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके को डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर हमारे कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल के साथ साथ आपको आईसीआर के ई नोट्स भी मिल जाएंगे। डाउनलोड करने की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के भी आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि यहां से आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? सेल डिवीजन के बारे में। क्या है सेल डिवीजन? समझिएगा। सेल डिवीजन, जिसका जो पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या होगा? माइटोसिस। क्या है? माइटोसिस। माइटोसिस की यदि हम लोग बात करते हैं तो बोले माइटोसिस क्या होता है। माइटोसिस को स्टार्ट करने से पहले 4 लाइनों के साथ अपने इस क्लास का आगाज करते हैं कि एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया, तूफान था तेज पेड़ को जड़ से हिला गया। एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया, तूफान था तेज पेड़ को जड़ से हिला गया। जब सल्तनत से दिल की ही रानी चली गई, जब सल्तनत से दिल की ही रानी चली गई, फिर क्या मलाल तख्त गया या किला गया, फिर क्या मलाल तख्त गया या किला गया। ठीक है, इन्हीं लाइनों के साथ ही आज की अपनी इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहां पर सेल डिवीजन के बारे में। किसके बारे में? सेल डिवीजन के बारे में हम लोग यहां पर बात करते हैं। देखिए सेल डिवीजन क्या होता है, हिंदी में इसे हम लोग कोशिका विभाजन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से?
इसे कोशिका विभाजन के नाम से जाना जाता है। और यदि हम लोग यहाँ पर कोशिका विभाजन के बारे में बात करते हैं तो कोशिका विभाजन को समझने से पहले यदि हम लोग बात करें तो आपको एक टर्म आता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल साइकिल। क्या है? सेल साइकिल। बोले सेल साइकिल क्या होता है, पहले हम लोग थोड़ा सा इसको समझेंगे। सेल साइकिल के बारे में हम लोग बात करेंगे, मतलब जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका चक्र के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? कोशिका चक्र के नाम से जानते हैं। ये जो आपका सेल साइकिल होता है, मेनली यदि हम लोग बात करते हैं तो ये जो है मान लेते हैं कुछ इस तरीके की संरचना होती है। आसानी से आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाएगा। ये है आपका क्या, एक सेल साइकिल। अच्छा, साइकिल से हम लोग एक बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो साइकिल होता है, जहां से भी हम लोग चलना स्टार्ट करें, क्या करें, जहां से भी हम लोग चलना स्टार्ट करें, मतलब जो हमारा स्टार्ट पॉइंट है वहीं पर लौट करके हम लोग हमारा जो एंड पॉइंट है वहीं पर आ जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, साइकिल कहते हैं। यानी कि उसे हम लोग क्या कहते हैं, साइकिल यानी कि चक्र कहते हैं। ये क्या है, चक्र है, सीधी सी बात है। क्या है ये है भैया चक्र। अब यदि हम लोग यहां पर बात करते हैं, बोले ये क्यों बनाया गया, इसका क्या मतलब है, तो इसके बारे में यदि हम लोग बात करते हैं तो इसे अलग अलग भागों में यहां पर डिवाइड किया गया है। जैसे कि देखिए इस तरीके की जो है यहां पर मान लेते हैं संरचना होती है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले यदि हम लोग बात करें, एक आपका हिस्सा इतना बड़ा मान लेते हैं, ये आपका क्या है, जीवन है। क्या है, जीवन। जीवन का मतलब क्या होता है, गैप फर्स्ट, यानी कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट गैप के नाम से जानते हैं, ठीक है। सेल जो है वो हमारी यहां से चलना स्टार्ट करती है, सेल हमारी यहां से चलना स्टार्ट करती है, जीवन हो गया। उसके बाद आपका ये मान लेते हैं यहां से लेकर के यहां तक, ये है इसका एस फेज। क्या है, एस फेज। और एस फेज जो होता है उसे हम लोग सिंथेसिस फेज के नाम से जानते हैं। एस हो गया। उसके बाद आता है आपका G2 फेज। क्या आता है, उसके बाद आता है आपका G2 फेज। क्या है, G2 फेज। G2 फेज का मतलब होता है जिसे हम लोग सेकंड गैप के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, जिसे हम लोग सेकंड गैप के नाम से जानते हैं। और ये जो आपका सेकंड गैप होता है, फिर उसके बाद आपका जो कोशिका विभाजन है, यानी कि जो कोशिका विभाजन है वो सिर्फ और सिर्फ यहां से लेकर के सिर्फ इतना स्टार्ट होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका G1 हो गया, ये आपका S हो गया, ये आपका G2 हो गया। और ये पूरी की पूरी जो संरचना है ये आपकी क्या है, इंटरफेज है। क्या है, ये जो है आपकी क्या है, इंटरफेज है। तो ये जो है आपका क्या है, डिवीजन फेज हो गया। कौन सा हो गया, डिवीजन फेज। अब डिवीजन फेज में यदि हम लोग बात करें तो आपका प्रोफेज यहां से स्टार्ट होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, उसके अलावा ये आपका एनाफेज हो गया, एनाफेज। और ये जो है आपका टीलोफेज हो गया। क्या हो गया, टीलोफेज हो गया। तो सेल साइकिल की यदि हम लोग बात करते हैं, सेल साइकिल मतलब मान लेते हैं यहां से हम लोगों ने चलना स्टार्ट किया था और यहां से चलते चलते हमारी सेल यहां से चली फर्स्ट गैप से, फर्स्ट गैप सिंथेसिस फेज हुआ, सिंथेसिस के बाद G2 में आए, G2 के बाद आगे यदि हमारी फेज बढ़ती है तो यहां पर यदि हम लोग मोटा मोटा इतना कहने का प्रयास करें तो जो सेल डिवीजन होता है वो एक पार्ट होता है सेल साइकिल का ही। किसका पार्ट होता है, ये जो है आपका पार्ट होता है सेल साइकिल का। भैया किसका पार्ट होता है, ये जो है आपका पार्ट होता है सेल साइकिल का, ठीक है जी हाँ। उसके बाद यदि हम लोग यहां पर बात करते हैं, ये तो आपकी मान लेते हैं इस तरीके की संरचना। सबसे बड़ा जो आपका पार्ट होता है वो भैया यही होता है, कौन सा, इंटरफेज। मान लेते हैं ये वाली जो इतनी संरचना है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग इंटरफेज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, ये आपका इंटरफेज हो गया।
और बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा है ये आपका डिवीजन फेज, या फिर इसी को हम लोग एम फेज के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि एम फेज या तो वो माइटोसिस होगा और या फिर वो मियोसिस होगा। क्या होगा? माइटोसिस होगा और या फिर वो क्या होगा? मियोसिस होगा। अब होता क्या है कि एक कोशिका से यहां पर माइटोसिस के केस में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग समसूत्री विभाजन के नाम से जानते हैं, माइटोसिस जो आपका होता है उसके केस में यदि हम लोग बात करते हैं तो एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा सेल साइकिल के बारे में यहां पर लिख लेते हैं। जो आपका सेल साइकिल होता है, जो आपका सेल साइकिल है उसके बारे में हम लोग यहां पर बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका G1 आता है, फिर उसके बाद आपका S आता है, फिर उसके बाद आपका G2 आता है और फिर उसके बाद आपका M फेज आता है। क्या आता है? M फेज आता है। ठीक है, कौन सा फेज आता है? M फेज आता है। तो यहां पर यदि हम लोग बात करें G1 को हम लोग फर्स्ट गैप के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? इसे हम लोग फर्स्ट गैप के नाम से जानते हैं। और ये जो आपका फर्स्ट गैप होता है, इस फर्स्ट गैप में होता क्या है भैया? इस फर्स्ट गैप में जो है आपका क्या होता है? तो इसमें प्रोटीन और आरएनए का निर्माण होता है। किसका? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए। तो प्रोटीन और आरएनए का क्या होता है? इसमें निर्माण होता है। ठीक है ना? तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं सिंथेसिस प्रोटीन एंड आरएनए। एस फेज की यदि हम लोग बात करते हैं तो एस फेज नाम ही सिंथेसिस है, तो मेनली एस फेज का मतलब इसे हम लोग सिंथेसिस फेज के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से भैया? सिंथेसिस फेज के नाम से भी जाना जाता है। और यहां पर डीएनए का सिंथेसाइजेशन होता है। क्या होता है? यहां पर डीएनए का सिंथेसाइजेशन होता है, मतलब यहां पर आपका क्या होता है? डीएनए सिंथेसिस होता है। कितना? डीएनए सिंथेसिस होता है, वो भी यहां पर 90। डीएनए का क्या होता है? यहां पर सिंथेसाइजेशन होता है। और जो आपका देखिए सिंथेसिस फेज हो गया, ये आपका डीएनए का सिंथेसिस हो गया, डीएनए का सिंथेसाइजेशन हो गया। और यदि हम लोग यहां पर बात करते हैं तो जो आपका डीएनए होता है, मेनली यदि हम लोग बात करें तो 99.3% डीएनए का सिंथेसाइजेशन यहां पर हो जाता है। ठीक है ना? मतलब यहां पर डीएनए अपने आप को क्या करता है? डबल करता है। ऐसा कभी आपने देखा है कि कोई आपकी एक सेल है उसमें 2n=14 पाए जा रहे हैं, और आपकी जो भी आपकी कोशिका है, जो कोशिका यहां पर बन रही है, उस कोशिका में भी यहां पर 2n=2 कोशिकाएं बनी, और उन कोशिकाओं में भी 2n= कैसे पाए जा रहे हैं? 14 ही पाए जा रहे हैं। यदि आपके पास रुपए 14 ही हैं, दो लोगों में बांटने हैं, तो 7-7 होने चाहिए ना। यहां पर क्या होता है? सेल साइकिल में सेल डिवीजन में जाने के लिए जो आपकी सेल होती है वो पहले अपने आप को प्रिपेयर करती है। तो प्रिपेयर करने के लिए होता क्या है? पहले वो फर्स्ट गैप से होकर के गुजरती है। फर्स्ट गैप से होकर के गुजरती है मतलब यहां पर प्रोटीन और आरएनए का सिंथेसाइजेशन होता है। फिर एस फेज में जाती है। एस फेज में अपने डीएनए को डबल करती है, मतलब 14 से 28 होते हैं। और यहां पर यदि हम लोग बात करें कि जो आपका G2 है, इसे हम लोग सेकंड गैप के नाम से जानते हैं। किसके नाम से भैया? इसे हम लोग सेकंड गैप के नाम से जानते हैं। क्या है? इसे हम लोग सेकंड गैप के नाम से जानते हैं। और ये जो है आपका इसमें क्या होता है? आरएनए एंड प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो इसमें भी आपका बनता है, लेकिन क्या क्या बनता है? आरएनए और प्रोटीन बनती है। एम फेज का मतलब या तो आपका माइटोसिस होगा, ठीक है ना, और या फिर आपका मियोसिस होगा, ठीक है ना। तो इसलिए वजह से इसे हम लोग एम फेज या फिर इसे हम लोग डिवीजन फेज के नाम से जानते हैं। तो मेरे हिसाब से इतनी बात जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। क्या हो गई होगी? इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। वैसे ही यदि हम लोग यहां पर देखने का प्रयास करें तो ये जो आपकी कोशिका है, मान लेते हैं ये जो आपकी कोशिका है, ये इसमें आपके पास यहां पर आपके पास जो टीलोफेज अवस्था है, इस टीलोफेज अवस्था में यदि हम लोग बात करते हैं तो आपकी जो सेल है वो यहां से चलना प्रारंभ करती है, ठीक है ना। यहां से आपकी जो सेल है वो चलना क्या होती है? प्रारंभ होती है। मान लेते हैं यहां पर आपके पास कोई एक सेल है। कैसी है? कोई एक सेल है। मान लेते हैं फर्स्ट गैप में आपके पास कोई एक सेल है जिसमें 2n= कितने पाए जा रहे हैं?
20 पाए जा रहे हैं। कितने? 2n इक्वल टू जो है वो उसमें कितने पाए जा रहे हैं? 20 पाए जा रहे हैं। ठीक है, सिंथेसिस फेज में जाएगी तो सिंथेसिस फेज में जाएगी, यहां पर 20 के कितने हो जाएंगे? G2 फेज में जाकर के यहां पर जो है इसमें 2n इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 20 की जगह 40 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि S फेज है और S फेज में यहां पर DNA का क्या होगा? डुप्लीकेशन होगा। तो क्रोमोसोम जो है वो क्या हो जाते हैं? डबल हो जाते हैं। यहां पर 20 थे, 20 की जगह अब G2 फेज यानी कि RNA, प्रोटीन, DNA सब कुछ डबल हो गया है, सब कुछ डबल हुआ। प्रोफेज में चलेंगे, मेटाफेज में चलेंगे, एनाफेज और टीलोफेज में जाएंगे तो यहां पर 2 कोशिकाएं बनेंगी। क्या बनेंगी? 2 कोशिकाएं यहां पर बनती हैं। कैसी बनती हैं? 2 कोशिकाएं जो है यहां पर बनती हैं। ठीक है, एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई। ठीक है ना, इसमें भी आपके 2n इक्वल टू 20 पाए जाएंगे और इसमें भी आपके 2n इक्वल टू 20 पाए जाएंगे। तो इस वजह से यहां पर अब हम लोग बिल्कुल क्लियर बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो सेल साइकिल होता है वो क्या करता है भैया? यहां पर होता है डीएनए का रेप्लिकेशन। क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। मतलब डीएनए जो है वो अपने आप को डबल करने का काम करता है। क्या करता है? डीएनए जो है वो अपने आप को डबल करने का काम करता है। सेल साइकिल में मान लेते हैं हम लोगों ने जीवन पढ़ लिया, मतलब फर्स्ट गैप जिसमें प्रोटीन और आरएनए का सिंथेसिस होगा। एस पढ़ लिया जिसमें डीएनए का सिंथेसिस होगा। 99.7% जो आपका डीएनए है वो कहां पर बनता है? एस फेज में बनता है। G2 फेज में क्या होता है? सेकंड गैप, यहां पर भी आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन होता है। और एम फेज की बात करते हैं तो यहां पर भी क्या? माइटोसिस या फिर मियोसिस होती है। तो अभी तक हम लोग कहां पर पहुंचे हैं? सेकंड फेज में। सेल साइकिल हम लोगों को सिर्फ इतना ही पढ़ना है। हाँ, यदि ये बात पूछी जाए आपसे कि सेल साइकिल का सबसे जो आपकी लार्जेस्ट फेज होती है वो कौन सी होती है भैया? इंटरफेज होती है। कौन सी होती है? इंटरफेज होती है। कौन सी होती है? इंटरफेज। लार्जेस्ट फेज यदि हम लोग बात करें सेल साइकिल की, जो लार्जेस्ट फेज है वो कौन सी मानी जाती है? वो आपकी इंटरफेज होती है। इंटरफेज कौन सी होती है? इंटरफेज होती है। ठीक है, अच्छा, अब यदि हम लोग यहां पर बात करें किसकी? माइटोसिस की। ठीक है, तो भैया माइटोसिस होता क्या है? मेरी बात को समझिएगा। जो माइटोसिस टर्म है, समसूत्री विभाजन। क्या? समसूत्री विभाजन। ठीक है, समसूत्री विभाजन। अब यदि हम लोग समसूत्री विभाजन की बात करें, जैसा कि यहां पर नाम से ही स्पष्ट है, समसूत्री, बराबर बराबर सारी चीजें होंगी। कैसी होंगी? यहां पर जो है वो आपकी सारी चीजें कैसी होंगी? बराबर बराबर होंगी। तो यहां पर यदि हम लोग बात करें सबसे पहले की जो आपका माइटोसिस टर्म है वो किसने दिया था? तो जो आपका माइटोसिस टर्म है यहां पर लिख लेते हैं। माइटोसिस टर्म जो है वो आपके फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? आपके फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? आपके फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने माइटोसिस नामक टर्म को दिया था। क्लियर है? अच्छा, इसमें यदि हम लोग बात करें कि ये जो आपका माइटोसिस होता है मेनली होता किसमें किसमें है? तो जितने भी आपके क्या होते हैं, देखिए प्लांट जो होता है, प्लांट में 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक तो प्लांट का टेम्पररी पार्ट होता है, मतलब एक तो टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है प्लांट का, टेम्पररी स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट। बोले प्लांट का जो टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है वह कौन सा होता है? ऑफ द प्लांट। प्लांट का जो टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है वह कौन सा होता है? तो यदि हम लोग बात करते हैं उसके केस में, देखिए एक तो आपका फ्लावर हो गया। क्या? एक तो जो है आपका क्या हो गया? फ्लावर हो गया। ठीक है, और फ्लावर के बाद यदि हम लोग बात करें तो जैसे टेम्पररी जो कि मतलब आते हैं और गिर जाते हैं,
क्या है, गिर जाते हैं। तो इसमें आपका मेनली फ्लावर हो गया, फ्रूट्स हो गया, ठीक है। अब फ्लावर से ही आपका क्या बनता है, फ्रूट बनता है। क्लियर है? अच्छा, अब यदि हम लोग बात करें, एक पोर्शन होता है कौन सा, एक होता है परमानेंट पार्ट। बोले प्लांट में परमानेंट स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, तो परमानेंट स्ट्रक्चर की यदि हम लोग बात करते हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट, बोले ये कौन कौन से पाए जाते हैं। तो परमानेंट स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट की यदि हम लोग बात करते हैं, तो देखिए, एक तो लीफ, पत्तियां आपको प्लांट पर हमेशा देखने को मिलेंगी। उसके अलावा आपका स्टेम हो गया, और उसके अलावा आपका रूट हो गया। मतलब जब तक आपका प्लांट रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तब तक आपके प्लांट में पत्तियां रहेंगी, प्लांट में स्टेम रहेगा, प्लांट में रूट रहेगी। कहने का मतलब जब तक आपका प्लांट रहेगा तब तक उसमें पत्तियां, स्टेम और रूट जो है वो लगातार आपको देखने को मिलेंगी। तो हमेशा याद रखिएगा, ये जो आपकी सेल्स होती हैं, क्या, ये जो आपकी सेल्स होती हैं, ये आपकी सोमैटिक सेल्स होती हैं। क्या, इनमें जो पाई जाने वाली सेल्स होती हैं उन्हें हम लोग सोमैटिक सेल्स कहते हैं। और सोमैटिक सेल में हमेशा सोमैटिक सेल डिवीजन होता है। कौन सा, सोमैटिक सेल डिवीजन होता है। और जो सोमैटिक सेल डिवीजन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं भैया, वो आपका माइटोसिस होता है। क्या होता है, माइटोसिस होता है। फ्लावर की यदि हम लोग बात करते हैं, तो फ्लावर में हमेशा कौन सी, जो रिप्रोडक्टिव सेल होती है, कौन सी सेल होती है, रिप्रोडक्टिव सेल होती है। तो ये रिप्रोडक्टिव सेल में हमेशा क्या होता है, मियोसिस होता है। क्या होता है भैया, मियोसिस होता है। क्लियर है? बात समझ में आई इतनी, यहां तक कोई दिक्कत? तो जो टेम्पररी स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट होता है, मतलब फ्लावर में रिप्रोडक्टिव सेल होती है, मतलब वहां पर उन्हीं से तो क्या बनता है, आपका नया प्लांट बनता है फ्लावर से ही। तो यहां पर ये रिप्रोडक्टिव सेल होती हैं। जितने भी आपकी रिप्रोडक्टिव सेल हैं, चाहे वो आपका पॉलन हो, चाहे वो आपका ओवरी हो, चाहे वो आपका ओव्यूल हो, उन सभी में मियोसिस कंडीशन देखने को मिलती है। मतलब मियोसिस सेल डिवीजन होता है। और जो भी आपकी सोमैटिक सेल है, सोमैटिक सेल जैसे हम लोग देखते हैं स्किन, स्किन जो है, स्किन है हमारे शरीर की, ये वाली आपकी कोई भी ऐसी कोशिका, उन सभी में सोमैटिक सेल होता है। वैसे ही प्लांट, प्लांट का शरीर जैसे स्टेम हो गया, पत्ती हो गई, है ना, रूट हो गई, उन सभी में क्या होता है, सोमैटिक सेल डिवीजन पाया जाता है। मतलब इनमें क्या होता है, माइटोसिस पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, इनमें माइटोसिस होता है। माइटोसिस टर्म को आपके फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था भैया, फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने जो है क्या किया था, माइटोसिस टर्म को दिया था। माइटोसिस टर्म की यदि हम लोग बात करें, तो यहां पर आपकी एक कोशिका होती है। मान लेते हैं ये जो है आपकी एक कोशिका है, और इस एक कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। क्या होता है, दो पुत्री कोशिकाओं का जो है क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, क्या होता है, इनसे जो है दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। थोड़ा सा बड़ा बन गया है, ठीक है। ठीक, इस तरीके से यदि हम लोग बात करें, तो यहां पर ये जो है आपकी क्या होती है, दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। क्या होता है, दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसमें ये जो है आपका 2n मान लेते हैं। इसमें 2n इक्वल टू हमने कितने माने थे, 20 माने थे, ठीक है ना। 20 यानी कि मेज में होते हैं। तो चलिए 2n इक्वल टू कितने हो गए, छोटा सा लिखते हैं। 2n इक्वल टू कितने हो गए, 20, 20। तो यहां भी आपके 20 पाए जाएंगे, और यहां भी आपके 20 पाए जाएंगे। कितने पाए जाएंगे, 20 पाए जाएंगे। मतलब डिप्लॉयड। या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से कि भैया यहां पर भी आपके 2n पाए जा रहे थे, तो यहां पर
हैप्लॉइड कोशिकाएं नहीं बनेंगी बल्कि डिप्लॉइड ही बनती हैं। तो नोट करिएगा कि माइटोसिस के केस में जो सेल होती है, क्या होती है, जो आपकी सेल होती है वो हमेशा सेल शेप, साइज और डीएनए, शेप में, साइज में और आपके डीएनए यानी कि क्रोमोसोम इन सभी में कैसी होती है, समान होती है भैया, सेम होती है। कैसी होती है, ये जो है आपकी सेम होती है। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरीके की कंडीशन जो है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, किसमें, माइटोसिस के केस में। किसमें देखते हैं, माइटोसिस के केस में ऐसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं। क्लियर है? अच्छा, तो सेल जो होती है माइटोसिस के केस में शेप में मतलब आकार में भी समान होती है, साइज में भी समान होती है, डीएनए भी इसमें सेम होता है और क्रोमोसोम नंबर जितने होते हैं वो भी कैसे होते हैं, समान होते हैं। ये क्या है भैया, ये है आपकी डॉटर सेल। क्या है, डॉटर सेल्स हैं। क्लियर है? माइटोसिस में बनी डॉटर सेल्स शेप, साइज और डीएनए में एग्जैक्टली समान होती हैं। इसी वजह से इन्हें हम लोग क्या, इस डिवीजन को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, इक्वेशनल डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, इक्वेशनल डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है, आल्सो नॉन एज इक्वेशनल डिवीजन, यानी कि इसे हम लोग इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। दूसरी बात, या फिर इसको यहां ना लिख करके, हाँ चलिए ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। और यदि हम लोग दूसरी बात करते हैं तो इधर हम लोग लिख लेते हैं कि जो आपका माइटोसिस होता है, माइटोसिस से रिलेटेड कुछ बातें, हाँ, माइटोसिस, पहली बात जो आपका माइटोसिस होता है वो पहली बात सोमैटिक सेल्स में होता है। इसमें सोमैटिक सेल्स में होता है। दूसरी बात यदि हम लोग बात करें तो इस वजह से इसे हम लोग सोमैटिक सेल डिवीजन के नाम से जानते हैं। सोमैटिक सेल में होता है इसलिए इसे हम लोग सोमैटिक सेल डिवीजन के नाम से भी जो है इसे हम लोग जानते हैं। सोमैटिक सेल्स या सोमैटिक सेल डिवीजन, या फिर यदि हम लोग बात करें कि जो आपके क्रोमोसोम होते हैं वो शेप में, साइज में कैसे होते हैं, समान होते हैं। ठीक है ना? जो क्रोमोसोम होते हैं यानी कि जो सेल होती हैं वो आपकी जो सेल हैं वो शेप में, साइज में और जो है आपके क्रोमोसोम नंबर में कैसी होती हैं, समान होती हैं। कैसी होती हैं, सेम होती हैं। इसलिए इसे हम लोग इक्वेशनल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। हमने आपको बताया इक्वेशनल डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है और इसी को हम लोग होमोटाइपिक डिवीजन भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, होमोटाइपिक डिवीजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, होमोटाइपिक डिवीजन भी कहा जाता है। इस तरीके से जो है आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इस वजह से आप लोग इसको बना सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले आता है आपका प्रोफेज, यानी कि इसकी स्टेजेस के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहां पर यदि हम लोग हेडिंग डाल दें क्या, स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। इसकी स्टेजेस हैं भैया, माइटोसिस की स्टेजेस हैं। तो सबसे पहले यहां पर यदि हम लोग स्टेजेस की बात करते हैं तो पहली स्टेज चलिए यहां पर हम लोग समझते हैं। ठीक है, इतना बड़ा ठीक है ना, मेरे हिसाब से इतना बड़ा ठीक है भैया। हाँ चलिए, फर्स्ट स्टेज जो आपकी आती है उसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, प्रोफेज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, प्रोफेज के नाम से जो है जाना जाता है। इसी में एक छोटा सा न्यूक्लियस पाया जाता है। छोटा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है।
कैसा है, गोल गोल लाल लाल कलर का आपका न्यूक्लियस यहाँ पर पाया जाता है। तो ये जो है आपका बीच में क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अब इसी में न्यूक्लियस में ही क्या होता है आपका, क्रोमैटिन नेट होता है। ये मान लेते हैं आपका क्या हो गया, क्रोमैटिन नेट हो गया। क्या पाया गया, ये जो है आपका क्या हो गया भैया, क्रोमैटिन नेट हो गया। ठीक है, बात समझ में आई। अच्छा, इसी में एक छोटी सी आपकी न्यूक्लियोलस भी पाई जाती है। तो चलिए ये आपकी न्यूक्लियोलस हो गई। अब इसको हम लोग कैसे दर्शाएंगे, चलिए देखिए इसको हम लोग, हाँ ये कलर इसका चेंज कर लेते हैं, है ना। जब अपने पास ऑप्शन है तो कलर बिल्कुल चेंज करेंगे। हाँ, इसको हमने नाम दिया न्यूक्लियोलस, जिसे हम लोग केंद्रिका के नाम से जानते हैं, जिसकी खोज फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने की थी। जबकि नाम जो है वो किसने दिया था, बोमेन ने दिया था। ये आपका है न्यूक्लियस। क्या है, न्यूक्लियस है। ये आपका क्या है, ये है भैया क्रोमैटिन नेट। क्या है, क्रोमैटिन नेट है। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हाँ एक चीज और, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये क्या है आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई। उसके बाद यदि हम लोग बात करें कि यहां पर आपके क्या स्पिंडल एपरेटस भी पाए जाते हैं। कौन सी ये फेज है, सबसे पहली फेज आपकी कौन सी है भैया, प्रोफेज है। तो यहां पर फर्स्ट स्टेज हम लोग यहां पर लिख लेते हैं प्रोफेज। कौन सी पाई जाती है, प्रोफेज पाई जाती है। कौन सी, प्रोफेज पाई जाती है। ठीक है। अच्छा, ये मान लेते हैं आपके क्या हो गए, स्पिंडल एपरेटस हो गए। ठीक है ना। तो इनको स्पिंडल एपरेटस, ठीक है। चलिए, प्रोफेज में जब आपकी सेल जाती है तो वहां पर हमें न्यूक्लियस दिखाई देता है। मतलब जो न्यूक्लियस है वो कुछ इस तरीके से हम लोगों को दिखाई देता है। लेट प्रोफेज तक चलते चलते क्रोमेटिड जो है वो हमें क्या होने लगते हैं, दिखने लगते हैं। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं। क्या, इन दी लेट प्रोफेज यदि हम लोग बात करें, यहीं पर हम लोग लिख लेते हैं इन लेट प्रोफेज, लेट प्रोफेज की यदि हम लोग बात करते हैं तो लेट प्रोफेज में भैया क्या होता है, क्रोमेटिड दिखने लगते हैं। जो आपके क्रोमेटिड होते हैं वो हम लोगों को अपीयर होने लगते हैं, मतलब दिखने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, दिखने लगते हैं। और साथ ही साथ न्यूक्लियोलस और जो आपकी न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है ना। कैसे हो जाते हैं, ये जो है आपके क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। कब, लेट प्रोफेज तक। कब तक भैया, ये जो है आपके लेट प्रोफेज तक कैसे हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है ना। तो प्रोफेज तक तो मतलब प्रोफेज की तीन अवस्थाएं होती हैं, अर्ली, अर्ली, मिड और लेट। ठीक है ना। तो अर्ली में तो हमें ये सभी दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही जैसे हम लोग लेट प्रोफेज की तरफ जाते हैं तो क्रोमेटिड हम लोगों को दिखने लगते हैं और न्यूक्लियस जो है और न्यूक्लियोलस जो है वो आपके क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं,
डिसअपियर हो जाते हैं। क्लियर है? अच्छा, ये तो आपकी प्रोफेज हो गई। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मेटाफेज की। किसकी भैया? मेटाफेज। जो आपकी सेकेंड स्टेज आती है उसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं? मेटाफेज के नाम से जानते हैं। मेटाफेज जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? मध्यावस्था। क्या कहा जाता है? मध्यावस्था कहा जाता है। चलिए, मध्यावस्था में भैया होता क्या है? मध्यावस्था नाम से ही स्पष्ट है क्या होता है? नाम से ही स्पष्ट है भैया क्या होता है? जो आपकी मध्यावस्था होती है उस मध्यावस्था में कुछ इस तरीके की संरचना बनती है। कैसी कैसी? इस तरीके की कुछ संरचना बनती है। ठीक है, ये जो है आपकी कुछ इस तरीके की संरचना बनती है, यानी कि ये क्या है? आपकी मध्यवर्ती पट्टिका। क्या है? जिसे हम लोग मेटाफेजिक प्लेट या फिर इक्वेटोरियल प्लेट के नाम से जानते हैं, या फिर यही आपकी क्या होती है? मेटाफेजिक प्लेट होती है। और इस पर जो आपके क्रोमोसोम होते हैं वो किस तरीके से अरेंज होते हैं? क्रोमोसोम के अरेंज होने का जो स्ट्रक्चर है वो हम लोगों को कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। क्रोमोसोम जो है वो यहाँ पर मध्यवर्ती पट्टिका पर इस तरीके से क्या होते हैं भैया? अरेंज होते हैं। क्या होते हैं? इस तरीके से यहाँ पर ये अरेंज होते हैं। कौन? क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम होते हैं वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्या होते हैं? आपके अरेंज होते हैं। या फिर देखिए, एक तो हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं, दूसरा जो है एक तरीका और भी हो सकता है। बोले क्या? वो ज्यादा ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। यहाँ पर पूरा का पूरा एक होमोलॉगस क्रोमोसोम बनाते हैं इस तरीके से। ये आपका एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है। ठीक है, ठीक है। इस तरीके से जो आपके क्रोमोसोम है वो मध्यवर्ती पट्टिका पर जो है वो क्या होते हैं? आपके उपस्थित हो जाते हैं। यहां पर होते हैं भैया आपके स्पिंडल फाइबर, वही आपके स्पिंडल एपरेटस। ठीक है ना? ये दोनों तरफ अपोजिट पोल पर ये जो है आपके क्या पाए जाते हैं? मेटाफेज स्टेज में ही पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये इस तरीके से अटैच होते हैं। मान लेते हैं ये यहां पर ये आपके इस तरीके से अटैच हैं इससे। ठीक है, इस तरीके से। और ये मान लेते हैं इस तरीके से अटैच है यहां पर इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है आपका क्या होता है? ये आपके स्पिंडल यहां पर इसका सेंट्रोसोम होता है। सेंट्रोसोम पर इस तरीके से ये जो है आपके क्या होते हैं? अटैच होते हैं। ठीक है, इस तरीके से। बात आपको समझ में आई? ये अटैच होते हैं। तो चलिए इनकी हम लोग कर लेते हैं नंबरिंग। क्या नंबरिंग? ये जो है क्या है? इसकी इक्वेटोरियल प्लेट हम लोग कह सकते हैं। इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल प्लेट। ठीक है ना? या फिर इसी को हम लोग मेटाफेजिक प्लेट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? मेटाफेजिक प्लेट के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसके नाम से? मेटाफेजिक प्लेट के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है आपके स्पिंडल एपरेटस हैं। ये क्या है भैया? ये हैं आपके स्पिंडल एपरेटस। स्पिंडल एपरेटस। और ये भी आपका क्या है? स्पिंडल एपरेटस। हम लोगों ने पढ़ा था सेंट्रोसोम, यहीं से निकले हुए हैं, तो इन्हें हम लोग सेंट्रोसोम भी कह सकते हैं। और ये क्या है? स्पिंडल फाइबर हैं। स्पिंडल फाइबर। ठीक है ना? इस तरीके से। तो ये आपके क्या है? स्पिंडल फाइबर हैं। अब ये दोनों अपोजिट पोल पर हम लोगों को क्या होते हैं? दिखाई देते हैं। किसमें?
मेटाफेज में ये आपके इस तरीके की संरचना जो है वो हम लोगों को दिखाई देती है, किसमें? मेटाफेज कंडीशन में। ठीक है, इस तरीके की कंडीशन जो है हम लोगों को दिखाई देती है, किसमें? मेटाफेज में। अब होता क्या है, मेटाफेज के बाद जो हमारा न्यूक्लियस है वो आगे बढ़ता है, और आगे चल करके यहां पर क्या होता है, वहां पर यदि हम लोग देखते हैं तो भैया एनाफेज आ जाता है। क्या आ जाता है? एनाफेज। तो आपकी जो अगली, यानी कि देखिए, हाँ, एक चीज पूछी जाती है कि मेटाफेज में जो क्रोमोसोम का अरेंजमेंट होता है वो कौन सा होता है? ऑटो ओरिएंटेशन अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन माइटोटिक मेटाफेज। क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है, और वो इस वजह से बनता है कि भैया जो आपका मियोटिक मेटाफेज होता है, क्या? जो आपका मियोटिक मेटाफेज होता है, उस मियोटिक मेटाफेज में जो क्रोमोसोम का अरेंजमेंट होता है वो कोओरिएंटेशन होता है। कैसा? कोओरिएंटेशन। जब अगली क्लास में हम आपको मियोटिक यानी कि मियोसिस डिवीजन पढ़ाएंगे, मियोसिस के बारे में बताएंगे, तो आपको उतनी बात बिल्कुल क्लियर कट समझ में आएगी। यहां पर यदि हम लोग समझते हैं तो ये क्या बताया गया कि मेटाफेज में जो आपका क्रोमोसोम का अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है? ऑटो ओरिएंटेशन होता है। कैसा होता है? ऑटो ओरिएंटेशन पाया जाता है। उसके बाद यदि हम लोग आगे बात करते हैं तो अगली जो आपकी स्टेज आती है, मेटाफेज हो गया, अगली जो आपकी स्टेज आती है उसे हम लोग एनाफेज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? एनाफेज के नाम से जो है उसे जाना जाता है। अब भैया एनाफेज में क्या होता है? तो एनाफेज की यदि हम लोग बात करते हैं, एनाफेज में होता कुछ ऐसा है, ये आपका एनाफेज के लिए क्या बन गया? न्यूक्लियस बन गया। और इसमें क्या होता है, जो आपके क्रोमोसोम होते हैं वो, जैसे ये आपका एक तो ये हो गया आपका क्या, ये आपका स्पिंडल फाइबर हो गया, और ये भी आपका क्या हो गया? स्पिंडल फाइबर हो गया। ठीक है ना? अच्छा, ये आपका क्या हो गया? स्पिंडल फाइबर हो गया, ये भी आपका स्पिंडल फाइबर हो गया। अब इसमें जो आपके क्रोमोसोम होते हैं वो, जैसा कि हम लोगों ने देखा था वहां पर कि जो आपके क्रोमोसोम थे वो हमें कुछ इस तरीके से, मतलब ये अपनी ओर इनको खींचने का प्रयास करेगा, और ऊपर वाला जो है वो अपनी ओर इनको खींचने का प्रयास करेगा। चूंकि जैसे रस्सी होती है उसमें यदि हम लोग दो चीजों को बांध दें तो हम लोगों को कैसी कंडीशन देखने को मिलेगी? इस तरीके की कंडीशन जो है हम लोगों को देखने को मिल है। क्या ना जी? बिल्कुल इस तरीके की जो कंडीशन है वो हम लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है आपका क्या है? ये है आपका क्रोमोसोम। ये क्या है? आपका क्रोमोसोम है। और इस क्रोमोसोम पर इस तरीके से जो है इनका क्या होता है? अरेंजमेंट होता है, जिसे, और एनाफेज में क्या होता है? दोनों अपोजिट पोल की ओर मूव करने लगते हैं। एनाफेज कंडीशन में होता क्या है कि क्रोमोसोम टुवर्ड मूव टू अपोजिट पोल। इधर की ओर, अपोजिट पोल की ओर वो क्या करने लगते हैं? मूव करने लगते हैं। किधर की ओर? अपोजिट पोल की ओर जो है वो क्या करने लगते हैं? मूव करने लगते हैं। कौन? आपके क्रोमोसोम। किस कंडीशन में? एनाफेज की कंडीशन में। यानी कि इनका लॉन्गिट्यूडनली डिवीजन होता है सेंट्रोमियर का। किसका? जो सेंट्रोमियर होता है उसमें लॉन्गिट्यूडनली डिवीजन होता है। नोट करना, longitudinally division of
सेंट्रोमियर। तो चूंकि होता क्या है कि ये वाला स्पिंडल फाइबर अपनी ओर खींचता है और नीचे वाला अपनी ओर खींचता है, दोनों इस तरीके से क्या करते हैं, अपना अपना बल दिखाते हैं, और जब बल दिखाते हैं तो एक सेंट्रोमियर का हिस्सा है वो ऊपर की ओर पहुंचता है, एक सेंट्रोमियर जो आपका क्रोमोसोम का है वो नीचे की ओर आता है। दोनों इस तरीके की कंडीशन में आते हैं तो ये आधे आधे क्या हो जाते हैं, बट जाते हैं। जैसे 20 बने थे, 20 दूनी 40 हुए थे, 40 के फिर से 20-20 हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, 40 के ये फिर से 20-20 हो जाते हैं, मतलब 20 आपके टुवर्ड दी अपोजिट पोल पर और 20 आपके अपोजिट पोल पर पहुंच जाते हैं। तो 20 दूनी 40। और ये एनाफेज स्टेज ही आपकी एक ऐसी अवस्था होती है, एक ऐसी स्टेज होती है जो कि किसी भी स्पीसीज के एक निश्चित क्रोमोसोम संख्या को मेंटेन करने का या फिर कह सकते हैं बैलेंस करने का काम करती है। वो आपकी कौन सी स्टेज होती है भैया, उसे हम लोग एनाफेज स्टेज के नाम से ही जानते हैं। किसके नाम से, एनाफेज स्टेज के नाम से ही जाना जाता है। और यदि हम लोग बात करें जो आपकी अगली स्टेज है, उस स्टेज को हम लोग टीलोफेज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से भैया, टीलोफेज के नाम से जाना जाता है। और ये जो आपकी टीलोफेज अवस्था होती है, इस टीलोफेज अवस्था में क्या होता है, कुछ इस तरीके की कंडीशन होती है। मान लेते हैं ये जो है आपका क्या हो गया, ये जो है आपका टीलोफेज अवस्था के लिए हम लोगों ने क्या किया, इसको बना दिया। ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें दो छोटे छोटे गोले इस तरीके के बनाते, एक ये न्यूक्लियस हो गया, क्या, एक ये न्यूक्लियस हो गया और एक जो है ये न्यूक्लियस हो गया। क्लियर, ठीक है, बात समझ में आई। टीलोफेज अवस्था में क्या होता है कि एक न्यूक्लियस जो है ये आपका हो गया, मतलब ये आपकी टीलोफेज अवस्था हो गई। और इसमें यदि हम लोग बात करें तो चलिए इसमें हमने क्या भर दिया, जो द्रव्य था, जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, क्या है, जो आपका न्यूक्लियोप्लाज्म है वो क्या हो गया, यहां पर भर दिया गया। ठीक है ना, इस तरीके से यहां पर न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो भरा हुआ है। ठीक है। अच्छा, होता क्या है, इसमें आपके क्रोमोसोम होते हैं कुछ, क्योंकि टुवर्ड द अपोजिट पोल, तो एक न्यूक्लियस तो ऊपर वाला हो गया और एक न्यूक्लियस आपका ये हो गया। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर हम लोगों को फिर से वही जो न्यूक्लियस जो है आपका, जो न्यूक्लियोलस है वो डिसअपियर हो गई थी, वो हम लोगों को क्या होती है, यहां पर फिर से दिखाई देने लगती है। क्या होने लगती है, न्यूक्लियस जो है वो क्या होने लगती है, दिखाई देने लगती है। तो कहने का मतलब है यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं कि न्यूक्लियोलस अगेन एपियर। ठीक है। और ये जो क्रोमोसोम है वो फिर से कैसे हो जाते हैं, थ्रेड लाइक बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं, ये फिर से जो है आपके कैसे हो जाते हैं, थ्रेड लाइक हो जाते हैं। और ये दोनों के दोनों क्या है, आपके न्यूक्लियस हैं। यानी कि ये जो अवस्था होती है, इसे यदि हम लोग कहें तो इस अवस्था को एज इट इज रिवर्स प्रोफेज की तरीके से माना जाता है। किसके नाम से, रिवर्स प्रोफेज जो है वो हम लोग इस अवस्था को कह सकते हैं। क्या कहा जाता है इस अवस्था को, यानी कि जो आपकी टीलोफेज अवस्था होती है, इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्स प्रोफेज के नाम से जानते हैं। कुछ इस तरीके की कंडीशन जो है वो हम लोगों को यहां पर दिखाई देती है। क्या होती है, कुछ इस तरीके की कंडीशन हम लोगों को दिखाई देती है। दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। दो न्यूक्लियस बनने के बाद यहां पर होता क्या है, देखिए प्लांट सेल होती है, तो नोट करिएगा पहले यहां पर क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा। ठीक है ना, तो यहां पर ये जो है, एक तो देखिए
कैरियोकाइनेसिस होती है तो उसमें सेल प्लेट बनती है। क्या बनती है? सेल प्लेट बनती है। तो मान लेते हैं, देखिए प्लांट के केस में क्या होगा, प्लांट में सेल डिवीजन होता है तो वहां पर क्या बनती है? सेल प्लेट बनती है। प्लांट सेल में फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, ठीक है, सेल प्लेट जो है वो आपकी बन जाती है, सेल प्लेट बन जाती है। और एनिमल सेल की यदि हम लोग बात करते हैं, एनिमल सेल की यदि हम लोग बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ क्लीवेज फरो। क्या? क्लीवेज फरो क्या बनता है? क्लीवेज फरो का फॉर्मेशन होता है। मतलब यहां पर आपकी सेल प्लेट बनती है, यहां पर आपका क्लीवेज फरो बनता है एनिमल सेल में, और यहां पर आपका जो सेल डिवीजन है वो कंप्लीट, यानी कि यहां पर आपका साइटोकाइनेसिस जो है वो आपका कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से यदि हम लोग बात करते हैं, टीलोफेज हो गया, साइटोकाइनेसिस जो है वो आपका होता है। तो इस तरीके की कंडीशन जो है वो हम लोग देखते हैं, हम लोगों को दो कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, देखने को मिलती हैं। तो या तो आपका देखिए सेल प्लेट, यानी कि सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा। तो चलिए हम लोग बता देते हैं, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा तो आपकी जो कोशिका होती है, चूंकि रिजिड होती है, प्लांट सेल जो है वो रिजिड होती है, तो इस तरीके की कंडीशन हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। ये है आपकी सेल प्लेट, ठीक है ना। इस तरीके की सेल प्लेट होती है, यहां पर दो कोशिकाएं बन जाती हैं, एक ये बन गई और एक जो है आपकी ये बन गई, ठीक है ना। लेकिन यहां पर यदि हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो है कुछ इस तरीके की कंडीशन हम लोगों को देखने को मिलती है, ठीक। ये इस तरीके की, ये क्या है? ये है भैया क्लीवेज। ये क्या है? ये है क्लीवेज। क्लीवेज फरो। और इस तरीके से यहां पर दो सेल जो है वो यहां पर बन जाती हैं, मतलब 2n और 2n। क्लियर? इस तरीके से बात समझ में आई। माइटोसिस के केस में हम लोगों ने क्या देखा कि जो माइटोसिस होती है वो हम लोगों ने आज की इस क्लास में क्या पढ़ा कि जो आपकी माइटोसिस होती है वो जो है आपकी क्या होती है। यहां पर यदि हम लोग बात करें तो आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं ASRB नेट जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग एग्जाम की, तो आप सभी के लिए हमारा प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर एंड जी के लेकर के आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स, जिस कोर्स में आप सभी को मिलने वाले हैं 200+ आवर्स वीडियो क्लासेस, जिसमें हम लोग आपका सारा का सारा सिलेबस कवर करेंगे। साथ ही साथ आपको स्टडी नोट्स मिल जाएंगे इन फॉर्म ऑफ PDF ऑफलाइन लर्निंग के लिए, जो कि आपके प्रिंटेबल फॉर्म में होंगे। साथ ही साथ आपको 10+ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे एग्जाम के लिए, जो कि आपकी सिलेबस के अनुसार, सिलेबस के आधार पर होंगे। प्रीवियस 10 ईयर के यहाँ पर क्वेश्चन पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे। क्या? प्रीवियस 10 ईयर के यहाँ पर क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएंगे, और जो आपको क्लासेस होंगी वो मेरे द्वारा करवाई जाएंगी। तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के द्वारा यहाँ पर आपको क्लासेस मिलेंगी। और साथ ही साथ यदि आप इस एग्जाम को परचेज करना चाहते हैं, यदि आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमारे इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। परचेज करने की जो फीस है वो मात्र 6,000 रुपीज रखी गई है। कितनी? मात्र 6,000 रुपीज रखी गई है। तो आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। परचेज करने की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि हम लोग बात करें तो जो हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके है, वहां पर जाकर के भी आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल रहा हो तो आपके दिए गए हेल्पलाइन नंबर 9473826765 पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अच्छा, इतनी बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होगी। अब देखिए माइटोसिस में हम लोगों ने एक ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं। माइटोसिस ओवरव्यू, ठीक है। तो भैया हम लोगों ने क्या क्या जाना, यदि हम लोग बात करें तो पहली बात जो टर्म है वो किसने दिया? फ्लेमिंग ने दिया।
यहां पर जो भी आपकी सेल होती है, जो डॉटर सेल या सेल होती है, वो शेप में, साइज में और आपके क्रोमोसोम नंबर और आपका डीएनए सेम होती है, सेम होती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यदि हम लोग यहां पर बात करते हैं, टर्म आपका फ्लेमिंग ने दिया था, सेल जो होती है शेप में, साइज में, क्रोमोसोम नंबर में, डीएनए में, ये आपकी कैसी होती है? समान होती है। साथ ही साथ यदि हम लोग बात करते हैं तो ये आपकी सोमैटिक सेल में पाया जाता है, अकर्स इन सोमैटिक सेल। ठीक है ना। आल्सो नॉन एज सोमैटिक सेल डिवीजन, सोमैटिक सेल डिवीजन, इसे हम लोग सोमैटिक सेल डिवीजन, सोमैटिक सेल डिवीजन के साथ साथ इसे हम लोग इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन और आपका होमोटाइपिक डिवीजन। क्या? सेल डिवीजन हो गया, होमोटाइपिक डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन, होमोटाइपिक डिवीजन, इन सभी के नाम से जो है हम लोग इसे जानते हैं। ठीक है ना। उसके बाद यदि हम लोग यहां पर बात करें तो इसकी स्टेजेस में, कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं, तो स्टेजेस में नोट करिएगा, यहां पर इसको लिखते हैं तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। यहां पर लिखेंगे स्टेजेस, और स्टेजेस में इस तरीके से लिखते हैं, पहली आपकी प्रोफेज, मेटाफेज, तीसरी आपकी एनाफेज, चौथी आपकी टीलोफेज। ठीक है ना। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये जो है आपकी क्या होती हैं? 4 स्टेजेस होती हैं। क्लियर है। तो इनको हम लोग याद करने के लिए पी मैट के नाम से भी याद कर सकते हैं, PMAT। किससे? पी मैट से भी याद रख सकते हैं। मतलब इनका जो सीक्वेंस होता है, उन सीक्वेंसेस के आधार पर इस तरीके से भी हम लोग इनको क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि यदि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं IBPS AFO एग्जाम की, तो आप सभी के लिए हमारा प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर एंड जीके लेकर के आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स, जिस कोर्स में आप सभी को मिलने वाले हैं वीडियो क्लासेस फॉर प्रीलिम्स और मेंस के लिए, स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा फॉर प्री और मेंस के लिए, और यहाँ पर आपको 70+ मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे प्री और मेंस के लिए। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ यदि आप लोग मेंस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो यहाँ पर आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी आपको मिल जाएगा। इसकी जो फीस है वो मात्र 1699 रुपीस रखी गई है। तो यदि आपने भी सपना देख लिया है IBPS AFO ऑफिसर बनने का, तो आप हमारे इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। परचेज करने की जो फीस है वो मात्र 1699 रुपीस है। परचेज करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके पर जाकर के भी आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं, और जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट agriculturegk.in है, वहां पर जाकर के भी आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं, यानी कि लॉग इन कर सकते हैं। क्लियर है। अब इससे रिलेटेड यदि आपका कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन और यदि आपका कोई सवाल रहता है तो हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 9473826765 पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपकी सारी क्वेरी या कोई भी आपका सवाल रहेगा, कोई भी आपका क्वेश्चन रहेगा, तो आपको सारे के सारे सवालों का जवाब जो है फोन के माध्यम से, यानी कि उसी नंबर पर सारी की सारी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। क्लियर है। इतनी बात जो है वो यहां तक आपको समझ में आई होगी। तो आज के इस सेशन में हम लोगों ने माइटोसिस के बारे में पढ़ा,
इसी के साथ ही आज की जो अपनी क्लास है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। इससे रिलेटेड यदि आपका कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन और यदि आपका कोई सवाल रहा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें अवश्य बताइएगा। किसी भी प्रकार का कोई भी यदि डाउट रहा हो, क्लास कैसी लगी ये भी हमें बताइएगा। और हाँ, साथ ही साथ आपको बताते चलें कि यदि अभी तक आपने हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि यहाँ से आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करिएगा, अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर पहुंचाएं, शेयर अवश्य करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दें कि वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ ही आज की अपनी इस क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आपसे आगे मुलाकात होती है अगली आने वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।